हाँ जी, इज माई स्क्रीन विजिबल? यस मैम। यस मैम। ओके। नाउ कल हमने पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटिंग कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कि जो उसमें हम सिर्फ कॉस्ट का रिकॉर्ड रखते हैं प्रेजेंट पास्ट, वो होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। और ये की क्यों जाती है? फ्यूचर के डिसीजन को प्रिडिक्ट करने के लिए। ठीक है, फ्यूचर की कॉस्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए, फ्यूचर के डिसीजंस लेने के लिए। देन हमने फाइनेंस भी पढ़ा था, और फिर हमने मैनेजमेंट। तीन तरह की अकाउंटिंग होती है, फाइनेंस और मैनेजमेंट और कॉस्टिंग। फाइनेंस में पढ़ा फाइनेंस रिलेटेड, मैनेजमेंट में पढ़ा डिसीजंस रिलेटेड जो कि टॉप मैनेजमेंट लेती है। देन कॉस्ट पढ़ा, कॉस्ट से रिलेटेड। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट किस किस बेस पे क्लासिफिकेशन होती है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, on the basis of variability, on the basis of component, on the basis of controllability, on the basis of managerial and on the basis of function। ठीक है, इन सब के बेसिस पे कॉस्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो फर्स्ट आ गया नेचर के बेस पे। नेचर के बेस पे कॉस्ट जो है वो दो तरह की होती है, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? जो प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेट करती है। ठीक है, the cost which is directly related to the product. For example, steel is required for manufacturing car। ठीक है, तो जो स्टील की कॉस्ट आएगी, दैट इज द डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि स्टील जो है वो चाहिए ही चाहिए कार बनाने के लिए। ठीक है, जो रिक्वायर्ड है। देन नॉन डायरेक्ट कॉस्ट, वो कॉस्ट जो इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। ठीक है, मतलब अगर तू है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं है तो इट्स ओके। समझ रहे हो बात को? डायरेक्टली प्रोडक्ट से उसका लिंक नहीं है। ठीक है, अगर आप कार का बोलो, अगर आप बोलो कि कार का कवर इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कार, दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। कवर इज आउटर। ओके, देन वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जो वेरी करती रहती है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, टाइम टू टाइम, जो वेरी कर जाए। ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट जो लॉन्ग टाइम, जो फिक्स्ड ही रहे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने मशीनरी ली हुई है रेंट पे, लीज पे, तो मशीनरी पे जो रेंट पे करना है, दैट इज फिक्स्ड। वो रेंट आपका फिक्स रहेगा, क्योंकि वो पहले से लीज पे रिकॉर्ड हो गया होता है, एग्रीमेंट हो गया होता है, तो दैट मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, और हर प्रोडक्ट को बनाने में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों मिलकर ही बनाते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम सेमी वेरिएबल। इट मीन्स कुछ उसका पार्ट फिक्स्ड है और कुछ पार्ट उसका वेरिएबल है, दैट इसलिए उसको सेमी वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल जो वेरी करता रहेगा, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, प्लेस टू प्लेस, जो वेरी करती रहेगी कॉस्ट। क्लियर है तीनों में? हाँ जी, इज इट क्लियर टू ऑल? यस मैम। ओके, नेक्स्ट ऑन द बेस ऑफ कंपोनेंट। बेटा जहां पे भी आपको दिक्कत होती है आप पूछ सकते हो। ओके, देन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के बेस पे हमारे पास तीन कंपोनेंट रहते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना? ये जो कंपोनेंट्स है, यानी कि मटेरियल, लेबर, और जो उसको कॉस्ट लगी है या जो हम एक्सपेंसेस दे रहे हैं उसके। कंपोनेंट के बेस पे तीन तरह के कंपोनेंट्स हो गए, एक तो मटेरियल जिससे सामान बनना है, एक लेबर जिससे सामान बनाना है, एक उसके ऊपर आने वाले एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल अगर मशीनरी खराब हो गई
तो इमरजेंसी इंस्टॉलमेंट चार्जेस लग गए, ठीक है, उसको ठीक करने के चार्जेस लग गए, या कोई चीज टूट गई उसको दोबारा से बनाने में, कि मतलब उसका जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसको दोबारा से न्यू लाना पड़ेगा। ठीक है, मान लो कोई कंपनीज टी शर्ट्स बनाती हैं, उनकी रील खत्म हो गई तो उनको रीलें दोबारा रिफिल करवानी पड़ेंगी, ठीक है, तो वो सब एक्सपेंसेस, ठीक है, या फिर लाने के खर्चे, ठीक है, सामान बाहर से ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस जो भी प्रोडक्ट पे आते हैं वो सब। तो मटेरियल हो गया, जैसे कि अब हमने पढ़ा था स्टील इज रिक्वायर्ड फॉर कार, जो स्टील है दैट इज मटेरियल, जो अभी रो है, जब तक वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनता तब तक वो मटेरियल, तब तक वो रॉ मटेरियल है हमारे, ठीक है। तो मटेरियल भी दो तरह के होते हैं, लेबर भी और एक्सपेंसिव भी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। लेबर को भी वेजेस देने पड़ते हैं उनके काम के लिए, तो वो भी हमारी कॉस्ट में ही आते हैं। देन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल which are conveniently identify with the allocation to cost unit, यानी कि जो डायरेक्ट लिंक क्रिएट, हमने पढ़ा था ना, डायरेक्ट का मतलब जो डायरेक्ट लिंक क्रिएट करे, इनडायरेक्ट का मतलब जो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है लेकिन किसी और फॉर्म में वो हमारे प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ देखो, कॉटन यूज इन अ टेक्सटाइल मिल इज अ डायरेक्ट मटेरियल। बिना कॉटन के मटेरियल बनाना पॉसिबल, क्लॉथ बनाना पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि इस मटेरियल के बिना जो चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं है बन पाना, इसलिए इसको डायरेक्ट बोला गया, ठीक है। देन इनडायरेक्ट क्या बोला है? पिंस, स्मॉल एंड रिलेटिव एंड एक्सपेंसिव आइटम्स विच बिकम अ पार्ट ऑफ द फिनिशिंग प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल स्पिन, स्क्रू, नट्स एंड बोल्ट्स एंड थ्रेड्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कि इनडायरेक्ट मटेरियल यानी कि प्रोडक्ट बनाने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए उसकी जरूरत, प्रोडक्ट रेडी है, फाइनल जैसे बोलते हैं ना, टचअप देना है, वो टचअप देना है, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल। क्लियर है? Yes, ma'am. देन लेबर में कैसे होगा? डायरेक्ट, जिनको लेबर वेजेस पेड हो रहे हैं, ठीक है, वर्कर को डायरेक्टली रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाने के लिए जिनको हम वेजेस दे रहे हैं, यानी कि जो हमारे प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्ट लेबर। और इनडायरेक्ट लेबर फॉर एग्जाम्पल मैनेजर्स, काम तो वो हमारे साथ ही कर रहे हैं ना, काम तो वो प्रोडक्शन का मैनेजर है, वो प्रोडक्ट बना तो नहीं रहा लेकिन वो इनडायरेक्ट लेबर है, वो भी इसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए ही चार्ज ले रहा है, ठीक है, उसको ऑपरेट करने के लिए ही चार्ज ले रहा है, दैट इज अ हेल्पर, सुपरवाइजर्स, ठीक है, क्लियर है? इसी तरह से एक्सपेंसेस, अकॉर्डिंग टू सीमा इट मीन्स कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ ओन्ड एसिड, यानी कि जो खरीदे हुए एसिड्स हैं उनके ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे लगता है? Direct expenses are those which can be identified, allocated to the cost center or the unit. These are those expenses which are specially incurred in connection with a particular job and the cost. Direct expenses are also known as chargeable expenses. And non-direct expenses are indirect labor cost, indirect material. They cannot be conveniently identified with a particular job, process or work order and a common to cost unit or cost center. अब देखो, प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्सपेंसेस, यानी कि बिजली का खर्चा आ रहा है उस मशीन पे, एक मशीन का उसका खुद का बिजली का खर्च, दैट इज डायरेक्ट, ठीक है, कि वो उसी मशीनरी का है, लेकिन अब उस पे उसको बनाने के लिए कम्युनिकेट किया जा रहा है, पेपर पे लिख के दे रहे हैं सब, है ना, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं,
थ्रू द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, सेल्स के लिए इनवॉइस बन रहे हैं, दैट इज इनडायरेक्ट। ठीक है, जो इनवॉइस बनेंगे वो तो ऑल ओवर प्रोडक्ट बनेंगे ना, तो दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल होएगा, जिस एक्सपेंस को आइडेंटिफाई मुश्किल होगी किस प्रोडक्ट से रिलेटेड, दैट इज इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट की एग्जांपल है फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, लाइक डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी और मेंटेनेंस पे जो चार्जेस लगे। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, वही मैंने बताया कि प्रिंटिंग में, स्टेशनरी में, ठीक है। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैवलिंग में, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट। प्रमोशन में, क्योंकि प्रमोशन पता नहीं है ना किससे लिंक है, हम तो पूरी कंपनी की प्रमोशन करते हैं। देन ऑन द कॉस्ट ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी में दो तरह के हो गए, कंट्रोल और अनकंट्रोल। कंट्रोल जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हमारे हाथों में है उसको कंट्रोल करना, और अनकंट्रोल यानी कि जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। अब सीजन ही चेंज हो गया तो समर के क्लोथ्स बिकेंगे नहीं, बिकेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो गया, अनकंट्रोलेबल है, वो हमारे हाथ में है ही नहीं। ठीक है, रेनी सीजन आ गया तो रेनी सीजन में रेनकोट ही चलने हैं, ठीक है ना, तो उसमें तो कोई समर के पहनेंगे नहीं या विंटर के पहनेंगे नहीं, दैट इज अनकंट्रोलेबल। या कोई पॉलिसी आ गई गवर्नमेंट की, ठीक है, गवर्नमेंट में कोई पॉलिसी निकाल दी कि आप ये वाले गुड नहीं बना सकते, तो वो क्या है, वो अनकंट्रोलेबल है, वो हमारे हाथ में नहीं है कंट्रोल करना। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। अब मैनेजरियल के बेसिस पे आ गया, तो मैनेजरियल के बेसिस पे कॉस्ट कितनी तरह की, चार तरह की। फर्स्ट आ गई रिलीवेंट कॉस्ट। रिलीवेंट कॉस्ट इज अ मैनेजरियल अकाउंटिंग टर्म दैट डिस्क्राइब avoidable costs that are incurred only when giving specific business decision। रिलीवेंट कोस्ट यानी कि उस प्रॉपर पर्टिकुलर डिसीजन से रिलेटेड कोई कोस्ट या कोई सर्विसेज या कुछ हम दे रहे हैं और उस पे जो हमें कोस्ट इंकर्ड हो रही है, दैट इज रिलीवेंट कोस्ट, यानी कि रिलेटिव है उससे, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई डिसीजन लिया गया है जिस पे कोस्ट आई है, दैट इज रिलीवेंट कोस्ट। संक कोस्ट क्या होता है, incurred in the past are known as sunk cost, that is historical cost। ठीक है, जो पहले डिसीजन, यानी कि अब जो डिसीजन ले रहा है उसमें उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन पहले जो है वो डिसीजन ले चुके हैं, पास्ट के डिसीजन पे जो कॉस्ट इंकर्ड हुई है, दैट इज sunk cost। In case of decision related to the replacement of a machine, the written down value of the existing machine is a sunk cost। ठीक है, हमने फैसला कर लिया कि हम जो है मशीनरी को रिप्लेस कर रहे हैं, तो रिप्लेस तो कर रहे हैं, रिप्लेस के लिए जो रिटर्न डाउन वैल्यू लगी, यानी कि जो डेप्रिसिएशन लगी उस पे, दैट इज हिस्टोरिक सब कॉस्ट, हमने नहीं लगाई उस पे, वो कॉस्ट ऑलरेडी उसमें लगी हुई है, मतलब वो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी उस पे लगी हुई है कि इतनी अमाउंट तो इसकी कम होगी ही होगी, ये हिस्टोरिकल की वजह से। देन डिफरेंशियल, डिफरेंशियल कॉस्ट, डिफरेंशियल क्या आएगा, फिक्स्ड और वेरिएबल में जो भी चेंजेस होंगे, इंक्रीज होएगा डिक्रीज होएगा, दैट इज डिफरेंशियल कॉस्ट। एग्जांपल दिया हुआ है, इफ एनी चेंज इन proposed in the existing level or the existing method of the production, the increase or decrease in total cost or in specific element of the cost as a result of its decision is known as incremental cost and decremental cost। differential cost हो गया अगर तो किसी डिसीजन से हमने कुछ चेंज कर दिया, ठीक है, मैनेजमेंट का डिसीजन, मैनेजरियल कॉस्ट पड़ रहा है ना, तो मैनेजमेंट का डिसीजन आया, हमने अपने प्रोडक्शन में ये चीज जो है कोई एक चीज चेंज कर दी, यू मतलब पहले हम किसी और तरह से करते थे, अब हम उसको किसी और तरह से करने लगे, उसकी वजह से अगर तो प्रॉफिट होता है, दैट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अगर डिमोशन होता है यानी कि नीचे जा रहे हैं, दैट इज डिक्रीमेंटल कॉस्ट। क्लियर है। देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हमने एक जो सेक्रीफाइस किया है, किसी एक वैल्यू को जो हमने सेक्रीफाइस किया है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और जो हमने सेक्रीफाइस करके जो अल्टरनेटिव को चूज कर लिया है, दैट इज
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल एक पीएन है, उसको जॉब मिल रही है, एक 20,000 की, एक 25,000 की, तो उसने किसको सिलेक्ट किया? 25,000 वाली को सिलेक्ट किया। और जो दो उसके पास अपॉर्चुनिटीज, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके पास दो अपॉर्चुनिटी है, वो 20 वाली भी ले सकता है, 25 वाली भी ले सकता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ फर्म फाइनेंस इट्स expansion plan by withdrawing money from its bank deposit. In such a case, the loss of interest in the bank deposit is the opportunity cost for carrying the expense. ठीक है, जो चीज हम छोड़ रहे हैं दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो पीयर ने 25 वाली ले ली, 20 वाली छोड़ दी, जो 20 वाली उसने छोड़ी है दैट इज उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, यानी कि उसके पास अपॉर्चुनिटी थी जो उसने छोड़ दी। देन आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ठीक है, पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट इनवॉइस इन्वॉल्व आउटफ्लो, ठीक है, जो बाहर जा रही है, जो हमारी लग रही है आउट ऑफ पॉकेट, ठीक है, जिसको हम मोस्टली ट्राई करते हैं कि हम इसको अवॉइड ही करें। ये जो है वो शॉर्ट रन कंसेप्ट है। देन प्रोडक्ट कॉस्ट, जो प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, सेल और सेल करने में, परचेज करने में आ रही है। पीरियड कॉस्ट, टाइम के हिसाब से जो कॉस्ट चेंज हो रही है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं पीरियड टू पीरियड, दैट इज पीरियड कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या है? नेशनल कॉस्ट दैट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटलेट, interest on capital the payment for which is not actually made is an example of impute cost. These costs are similar to the opportunity. ठीक है, जो चीज हम छोड़ रहे हैं, कैपिटल हमने लगाया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट अभी हमें पे नहीं हुआ है, दैट इज इम्प्यूटेड कॉस्ट, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हमें मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। देन फंक्शन के बेस पे प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल, ये तो पढ़ा ही हुआ है। ठीक है, प्राइम कॉस्ट यानी कि मेजर कॉस्ट जो आ रही है उसको बनाने में। फैक्ट्री कॉस्ट यानी कि सिर्फ प्रोडक्शन लेवल पे, कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं ऐड करना, कोई बाहर का एक्सपेंस नहीं ऐड करना, सिर्फ फैक्ट्री के बेस पे जो उसको कॉस्ट लग रही है। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सिर्फ मशीनरी के बेस पे जो कॉस्ट लग रही है, यानी कि सिर्फ मटेरियल जो हम उसमें डाल रहे हैं। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो पता है, परचेजेस प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजेस, ठीक है, जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है उसमें परचेजेस ऐड करके माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देन कॉस्ट ऑफ सेल, उसको सेल करने के लिए प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग किया जा रहा है, तो उसमें जितनी भी कॉस्ट लग रही है दैट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। ये देखो, प्राइम कॉस्ट में क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि जो डायरेक्ट चीजें हैं, तीनों डायरेक्ट, दैट इज प्राइम कॉस्ट, यानी कि मेजर कॉस्ट है। देन फैक्ट्री कॉस्ट क्या है? जिसमें फैक्ट्री रिलेटेड, ठीक है, यानी कि मशीन के रिलेटेड, लेबर के रिलेटेड, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो डायरेक्टली लिंक नहीं कर रहे हैं लेकिन लिंक्ड है। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रोडक्शन परचेजेस प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजेस, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट मीन्स परचेजेस। कॉस्ट ऑफ सेल यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग, सेलिंग के जो एडवर्टाइजिंग के, ट्रैवलिंग के, मैंने बताया ना, एडवर्टाइजिंग, ट्रैवलर, ठीक है, पैकेजिंग एक्सपेंसेस, कैरेज एक्सपेंसेस, ये सब ऐड कर दोगे अगर कॉस्ट परचेजेस में, परचेज प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल। हाँ जी, ये हमारा चैप्टर था 7। क्या क्या पढ़ा हमने इसमें?
इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ लिए। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन में डिफरेंस, हाँ जी, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन में डिफरेंस। कॉस्ट कंट्रोल क्या है? एक टेक्निक है, एक सेट ऑफ रूल्स है जिससे हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक टेक्निक बनाना, आप भी जब घर से निकलते हो, आप भी जब पेट्रोल बचाने की कोशिश करते हो कि पेट्रोल हम कम से कम यूज करें, ठीक है, तो वो जो टेक्निक्स आप यूज करते हो वो आपकी टेक्निक्स होती हैं। तो उसी तरह जब हम कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए टेक्निक्स यूज करते हैं, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल। एंड कॉस्ट रिडक्शन यानी कि हम अपन हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसको इतने अच्छे से यूज करें, इतनी ऑप्टिमाइज तरीके से यूज करें कि कुछ भी वेस्ट ना हो, दैट इज रिडक्शन, ठीक है। बिना क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किए जब हम अच्छे से यूटिलाइज करके रिसोर्सेज को काम करते हैं, दैट इज कॉस्ट रिडक्शन। देन सेव्स इन, ये टोटल कॉस्ट में सेव्स होती है, ये कॉस्ट पर यूनिट आती है। कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट पर यूनिट होती है, ठीक है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती क्वालिटी की, इसकी गारंटी होती है क्योंकि इन्होंने बोल ही दिया कि हम क्वालिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। देन नेचर, कॉस्ट कंट्रोल टेम्परेरी होता है, ठीक है, किसी एक एक टारगेट के ऊपर चल के एक टारगेट के बेस पे मेथड बनाया जाता है। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन जो है वो परमानेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्वालिटी पे कंट्रोल, क्वालिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता और सभी चाहते हैं कि हर प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या हो, बेस्ट, इसलिए ये परमानेंट रखा जाता है। ये किस पे बेस्ड है? पास्ट और प्रेजेंट पे, और ये प्रेजेंट और फ्यूचर पे। एंड विद ये प्री डिटरमाइंड टारगेट इज अचीव, जो भी पहले से टारगेट डिसाइड किया होता है उसको अचीव करना इसका एंड रिजल्ट हो, ठीक है। जहां टारगेट अचीव हो गया वहां पे कॉस्ट कंट्रोल खत्म, और यहाँ पे रिडक्शन में कोई एंड नहीं होता। जितना चाहो उतना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप रिसोर्सेज का करते रहो, और ये करते ही रहो रेगुलर। फंक्शन, ये प्रिवेंटिव होता है, ये करेक्टिव होता है। प्रिवेंटिव यानी कि ये बचाने के लिए किया जाता है, और ये अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा रखने के लिए, करेक्ट रखने के लिए किया जाता है। हाँ जी, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली मटेरियल लेवल के हिसाब से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देन ये एक्सपेंसेस आ गए। ऑन द बेस ऑफ बिहेवियर लिख लो चाहे, ठीक है, या वेरिएबिलिटी लिख लो, आपकी मर्जी है। दोनों के बेस पे दो तीन तरह की है, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स्ड में क्या आएगा? दोनों कंपोनेंट होंगे, फिक्स के भी और वेरिएबल, वेरिएबल के भी और फिक्स के। ये देखो, सेमी वेरिएबल कॉस्ट which remain constant up to a certain level of output and after which they become variable. It is a mixture of both fixed and variable cost. ठीक है, वो बोल रहे कुछ लेवल तक ये क्या आएंगे? फिक्स रहेंगे, कि इतना तो फिक्स ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या सेल्समैन सैलरी, ठीक है, हमने रख दिया कि 15,000 हमने देनी देनी है, सेल्समैन की सैलरी 15,000 तो रहेगी रहेगी, तो 15,000 दैट इज फिक्स्ड। और अगर कोई अच्छा सेल्समैन मिल जाता है और हम उसे चाहते ही नहीं है कि वो हमारी कंपनी छोड़ के जाए, तो हम क्या करते हैं? उसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, उसको लालच, उसको ज्यादा अमाउंट देने की कोशिश करते हैं। तो फिर अगर हमने एक सेलमैन को रखने के लिए 19,000 खर्च कर दिया, जबकि हमारी फिक्स थी 15,000, देन 4,000 इज अ वेरिएबल, वो चेंज होता रहेगा। किसी को 19 मिलेगी, किसी को 16 मिलेगी, किसी को 15 ही मिलेगी, ठीक है। तो 15 इज अ फिक्स्ड एंड more above is variable, it means it is a semi variable cost, ठीक है। ये देखो फिक्स्ड का ग्राफ कैसे बनेगा, कॉस्ट कैसे चलेगी? फिक्स्ड यानी कि मान लो यहाँ पे 10 है, तो ये 10 पे ही रहेगा। यहाँ पे चाहे आप 10 प्रोडक्शन कर लो, चाहे आप 20 प्रोडक्शन कर लो, चाहे आप 50 प्रोडक्शन कर लो, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 10 ही रहेगी। एंड देन वेरिएबल, वेरिएबल के केस जो है वो शुरू जीरो से थोड़ा सा ऊपर, जीरो से कुछ भी शुरू नहीं होता,
ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती, फिक्स्ड कॉस्ट नेवर बी जीरो। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ तो होगी होगी, चाहे 2 से हो, चाहे 1 से हो, चाहे 10 से हो। वेरिएबल फिक्स जीरो से शुरू हो सकती है। ठीक है, देन ये जीरो से शुरू होकर ये ऊपर ऊपर जाती है, जितने मान लो 10 प्रोडक्शन थी, वेरिएबल इतनी लगी, 20 प्रोडक्शन इतनी वेरिएबल, 50 प्रोडक्शन इतनी वेरिएबल। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होती है। देन अगर हम सेमी वेरिएबल बोले तो ये देखो, सेमी वेरिएबल में क्या हुआ, ये जीरो से शुरू नहीं हुई। जीरो से शुरू क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट किसका है, फिक्स्ड का है, और फिक्स्ड जो है वो कभी भी जीरो से नहीं होती। तो ये जो इतना पोर्शन है, यानी कि 5 रुपीज, 5 रुपीज इज फिक्स्ड, 5 रुपीज इज फिक्स्ड कॉस्ट, एंड 5 के बाद जितनी भी प्रोडक्शन हम बढ़ाते जाएंगे, हमारी कॉस्ट थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। मान लो हम इस पॉइंट पे देखें तो 5 तो है ही है, लेकिन 5 के साथ मान लो 3 ऐड हो गया, 5 और 3 8 हो गई यहाँ पे कॉस्ट, जबकि यहाँ पे कितनी है हमारी कॉस्ट, यहाँ पे सिर्फ 5 है। तो सेमी वेरिएबल यानी कि टाइम के हिसाब से आगे आगे बढ़ के ये दोनों चेंज हो रही है, लेकिन कुछ अमाउंट इसमें फिक्स्ड का रहेगा ही रहेगा। देन फंक्शन के बेस पे हमने देख ली प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि प्राइम कॉस्ट जो हमने पढ़ा, प्रोडक्शन कॉस्ट हमने पढ़ा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, देन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन करने में, ठीक है, यानी कि स्टेशनरी चार्जेस, ऑफिस के जो खर्चे हो गए वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो हमने खर्चे किए, दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देन कंट्रोल के हिसाब से जो कंट्रोल किए जा सके, दैट इज कंट्रोलेबल, एंड जो चेंज किए यानी कि जो कंट्रोल ना किए जा सके, दैट इज अनकंट्रोल्ड। ठीक है, देन हमने ये पढ़ा इन संकोच, जैसे एग्जाम देखो, एग्जांपल्स देखो सबकी। अपॉर्चुनिटी में क्या दिया हुआ है, व्हेन यू डिसाइड टू परचेज अ कॉलेज डिग्री, योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वुड इंक्लूड अ 4 year पोटेंशियल अर्निंग फॉर गिव बॉन्ड। 4 साल की आपकी एनर्जी लगी है आपको एक डिग्री लेने के लिए। ठीक है, तो वो जो 4 साल की एनर्जी आपने छोड़ी है एक डिग्री लेने के लिए, 4 साल का जो आराम आपने छोड़ा है, मॉर्निंग आप जल्दी उठ रहे हो क्योंकि आपको क्लास लगानी है, जो आप वो 4 years अपना सेक्रीफाइस कर रहे हो, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, सक कॉस्ट क्या हो गई, संक कॉस्ट क्या हो गई, यू बाउच एन ऑटोमोबाइल दैट कॉस्ट 10,000 2 year ago, the 10,000 cost is sub cost because whenever you drive it, park it, trade it, sell it, you cannot change the 10,000 cost। sunk cost हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो हम ऑलरेडी बियर कर चुके हैं। ठीक है, अब पता नहीं फ्यूचर में वो वैसे रहे या ना रहे। ठीक है, इन्होंने आपने बाइक खरीदी, बाइक आपको 10,000 की पड़ी। ठीक है, आपने फिर उसको चलाया, वियर एंड टीयर, रिटर्न डाउन, वो सब कुछ हुआ, उसकी वजह से उसकी कॉस्ट बाद में कम हो सकती है, लेकिन वो 10,000 जो आपने खर्च किए हैं, दैट इन सब कॉस्ट वो खर्च हो चुके हैं। ठीक है, देन मैनेजरियल कॉस्ट जो कि इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है प्रोडक्शन के हिसाब से। अगर आप एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जितनी कॉस्ट 100 चीजों पे लग रही थी, आपने उतना ही मटेरियल 110 मटेरियल पे लगा दिया, तो जो 10 मटेरियल है वो 100 के मटेरियल में ही बने हैं ना, तो जो 100 की कॉस्ट है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अब समझ पा रहे हो, आपने 10 ट्रॉफियां खरीदी, ठीक है, आपको 20 रुपए की मिली, 20 रुपए की, आपको पता है 20 रुपए की 10 ट्रॉफीज आ गई। ठीक है, आपने दुकानदार से थोड़ी बात की, उन्होंने आपको 2 टॉफी एज ए सैंपल दे दी, तो आपको क्या हुआ, दैट इज आपको फायदा ही हुआ ना, आपने एक्स्ट्रा आपको एडिशन में मिला कुछ। ठीक है, देन इम्प्यूटेड, इम्प्यूटेड क्या है, हिडन कॉस्ट, यानी कि जो हम, मैंने बोला ना, जो हो भी सकती है और मे नॉट भी अकर, क्योंकि कैश में शो नहीं होती है।
For example, if the company use its own building for production purpose, it will lose income from rental to the third party. ठीक है, यही वही कह रहे हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या हुई, जो कॉस्ट लग तो रही है पर हमें दिखाई नहीं दे रही। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बिल्डिंग थी, मैंने उसी बिल्डिंग पे अपना काम शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया उस बिल्डिंग पे, और इसकी बजाय अगर मैं वो बिल्डिंग किसी को रेंट पे दे देती तो मुझे वहां से अर्निंग आनी थी। लेकिन अभी उस बिल्डिंग पे मुझे कुछ नहीं मिल रहा, बिल्डिंग पे कुछ नहीं मिल रहा, प्रोडक्शन पे जो मिलेगा वो मिलेगा, बिल्डिंग पे हमें अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो दैट इज इम्प्यूटेड कॉस्ट, यानी कि बिल्डिंग पे रहने के चार्जेस तो हैं लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे। देन डिफरेंशियल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। डिफरेंशियल में पढ़ लिया हमने इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल। ठीक है, एक एक्स्ट्रा कॉस्ट एसोसिएट हो जाती है अगर मैन्युफैक्चरिंग से, यानी कि एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से, दैट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है, कोई पर्सन छोड़ के चला गया, ठीक है, कोई प्रोडक्ट लाइन शट डाउन हो गई, हमारे प्रोडक्ट बनने ही बंद हो गए, तो उसका सारा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, किसी और पे पड़ेगा, दूसरे प्रोडक्ट पे पड़ेगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। पॉकेट यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट, expenses incurred by employees that required a cash payment. The employer typically reimburse employees for this cost through an expenses report and check payment system. ठीक है, यानी कि वो आउट ऑफ द पॉकेट पेमेंट कर रहे हैं। देन रिप्लेसमेंट कॉस्ट, किसी चीज को रिप्लेस करने में जो कॉस्ट लग रही है, ठीक है, मैंने ओल्ड मशीनरी देके न्यू मशीनरी लेके आई, अब न्यू मशीनरी सिर्फ लाना बड़ी बात नहीं, अब उस पर इंस्टॉलमेंट भी लगेगी, इंस्टॉलमेंट चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग एसेट विद एन इक्वल वैल्यूएबल एंड सिमिलर एसेट एट अ करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, अगर हम एक प्रोडक्ट को रिप्लेस करके दूसरी चीज खरीद के ले आते हैं, दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और उसकी जो वैल्यू होगी दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। डिग्री के हिसाब से प्रोडक्ट कॉस्ट पढ़ लिया, पीरियड कॉस्ट पीरियड के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट टाइम के हिसाब से इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, सैलरी चेंज हो जाती है, एडवर्टाइजमेंट कमीशन चेंज हो जाती है, डेप्रिसिएशन चेंज होती है, दैट इज पीरियड कॉस्ट। और प्रोडक्ट कॉस्ट यानी कि मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट। नाउ कॉस्ट शीट आ गया प्रिपेयर करने का। कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर करनी है, ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल आएगा पहले सारा और उसमें से क्लोजिंग माइनस हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इससे हमारी निकल के आएगी प्राइम कॉस्ट। तीनों चीजें लेके पहले प्राइम कॉस्ट निकालनी है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चे हो रहे हैं सिर्फ फैक्ट्री के, यानी कि प्रोडक्शन से रिलेटेड, देन उसको ऐड करेंगे, देन क्या बन जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। फिर ऑफिस के एक्सपेंसेस यानी कि स्टेशनरीज, ठीक है, सैलरीज, वेजेस फैक्ट्री में आएगी, सैलरीज ऑफिस में आएगी, देन फिर उसको ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। फिर सेल्स करने पे जो खर्चे हुए हैं ट्रैवलिंग के, उस सबको ऐड कर देंगे तो सेल ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। देन इन सबको बांध के हमें जो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लिख देंगे, देन सेल्स आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये देखो डायरेक्ट, फिर फैक्ट्री, फैक्ट्री में ये सब आ गया, मटेरियल, लैंड, लेबर, ओपनिंग, क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि जो हमारे पास मटेरियल अभी पड़ा है, यूज नहीं हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस है, काम में चल रहा है, वो फैक्ट्री में आएगा। ठीक है, फिर ऑडिट फीस, लीगल फीस, डेप्रिसिएशन, फर्नीचर, ठीक है, ऑफिस का काम आ गया वो सब। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग स्टॉक आ गया फिनिश गुड का,
क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, देन सेलिंग्स आ गई, सेलिंग्स कमीशन, ब्रोकरेज, ठीक है, बैड डेट, ये सब डाल दो, देन सेल्स ऑफ कॉस्ट गुड हो गया, देन लास्ट में प्रॉफिट डालो, आपके पास सेल्स आ गई। या सेल्स आपको दी होगी, आपने प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा, सेल्स डाल के सेल्स में से ये माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट निकला है। बेटा चैप्टर क्लियर है? ये सारे एक्सपेंसेस हैं, ये आपको मतलब इन शॉर्ट ये है, करना यही है, सिर्फ प्राइम कॉस्ट निकालनी है, फिर फैक्ट्री कॉस्ट, फिर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, फिर सेलिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड देन सेलिंग कॉस्ट, ठीक है, ये उसके अंदर सब हेड्स हैं। यानी कि अगर फैक्ट्री कॉस्ट है तो उसमें क्या क्या आएगा, मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, वेजेस आएगा, फ्यूल आएगा, कोल आएगा, इंश्योरेंस आएगा, फैक्ट्री लाइटिंग आएगा, सुपरविजन आएगा, ये सब इंटरनल है, ये सब आप एक बार रीड कर लेना। कल हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, देन मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। क्लियर है बेटा? हाँ जी, चैप्टर क्लियर है आपको? Yes, ma'am. हमारे 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कल आप अपने 7 चैप्टर की पीपीटी खोल के चेक करके आना, सब पढ़ के आना। अगर किसी भी पॉइंट पे, किसी भी प्रैक्टिकल पे कोई इशू है तो आप मेरे से कल पूछ सकते हो, मैम वो अदरवाइज जो भी आप। अकाउंट हाँ जी, मैम वो जो अकाउंटिंग वाली पीपीटी थी वो मिल सकती है? कौन सी बेटा? जो पहले आपने ओपन करी थी। ये जो मैं, ये कॉस्ट अकाउंटिंग वाली, हाँ जी हाँ जी, ये यस सारी मैम। आपको आपके जो आपका ग्रुप उस पे ऐप है जो आपका, उस पे सारी